नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके साथ हूं। ये भाई साहब बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर लाद ली। ये सरकार और सारी संस्थाओं के बचाव का पूरा भार मेरे ही सर पे आ गिरा है। ये तथाकथित प्रगतिशील वामपंथी और कांग्रेसी तो जिस मर्जी पर आरोप लगा देते हैं कि वो गड़बड़ कर रहा है और वो बेचारे जवाब भी नहीं दे पाते। तो हम जैसे देश के जागरूक नागरिकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन संस्थाओं की ओर से इन विपक्षियों को, वामपंथियों को और खुद को इस देश का नागरिक बताने वाले अर्बन नक्सलों को, हालांकि मुझे खुद नहीं पता कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इन्हें सफाई दूं। सभी देश को चाहने वाली सच्ची, असली, शुद्ध देसी घी से बनी राष्ट्रीय संस्थाओं का यह कर्तव्य बन जाता है कि वो इन आलोचनाओं का प्रतिकार करे और जो इन ईश्वरीय व्यक्तियों, संस्थाओं की आलोचना करें उन्हें अर्बन नक्सल कहें, देशद्रोही कहें और उनसे यह मांग करें कि वो देश छोड़कर निकल जाएं जहां मर्जी। खैर, इसकी एक बानगी तो आपने देखी अभी हाल ही में, जब राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षियों ने एक सुर में चुनाव आयोग की आलोचना की, उनसे सवाल पूछे, तो शुद्ध देसी घी से निर्मित भारतीय जनता पार्टी और उसके इर्द गिर्द उसकी शुद्ध घी की आभा में लिपटी अन्य पार्टियां और उसी घी की तलछट में आनंद करने वाले मीडिया के पढ़े लिखे एंकरों ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। चुनाव आयोग को नजर तक नहीं हिलानी पड़ी, उनके घोड़े पहले ही आलोचना करने वालों की तरफ झपट पड़े। इस पर भी जब विपक्षी और वामपंथी लोग नहीं माने तो उन्हीं से तीखे तेज सवाल पूछने शुरू कर दिए। आज भाजपा ने, मीडिया ने चुनाव आयोग की तरफ से जवाब देने का मोर्चा खोला हुआ है और चुनाव आयोग मोदी जी से आम चूस कर खाने की ट्रेनिंग ले रहा है। अच्छा खासा चल रहा था, सब मजे में था। इलेक्शन कमीशन मजे मजे में चुनाव करवा रहा था और सरकार चुनाव आयोग के काम से खुश थी कि जैसा सरकार चाहती थी वैसा चुनाव आयोग कर देता था। सुप्रीम कोर्ट भी खुश, चुनाव आयोग भी खुश, सरकार भी खुश। देश में चुनाव, वोट आदि को लेकर खूबसूरत माहौल बन गया था। चुनाव आयोग सत्तासीन सरकार को महाराष्ट्र, हरियाणा जितवा चुका था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि दिल्ली भी इसी लिस्ट में शामिल है। आहा, कितना सुंदर यह समायोजन था। अब बिहार चुनाव की तैयारियां चल रही थी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, चुनाव आयुक्त सब खुश थे, सब मजे में थे, सब बेहतरीन हो रहा था। लेकिन ये राहुल गांधी ने अचानक एक अखबार में चुनाव आयोग पर संगीन, गौर कीजिएगा दोस्तों, संगीन आरोप लगाते हुए एक लेख लिख मारा। लेख क्या था? जनाब आग का गोला था। राहुल गांधी से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। राहुल गांधी ने इस लेख के बहाने परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय एक ऐसी ईश्वरीय संस्था पर आरोप लगाने का दुस्साहस किया था जिसका नाम लेने से पापियों के पाप कट जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलता है और प्राणी को मोक्ष प्राप्त होता है, यानी चुनाव आयोग। सारे चराचर जगत को पता है कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और इसके अध्यक्ष पद पर बैठते ही व्यक्ति में दैवीय क्षमता आ जाती है और वो बराबर चराचर जगत की विषय वासनाओं से दूर हो जाता है। ऐसे में ऐसी दिव्य संस्थाओं पर सवाल उठाकर ये विपक्षी, वामपंथी और राहुल ऐसा पाप कर रहे हैं जिसका कोई प्रायश्चित भी संभव नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें साक्ष्य चाहिए कि महाराष्ट्र चुनाव में कोई गड़बड़ नहीं हुई है। बताइए, जब चुनाव आयुक्त ने कह दिया कि कोई गड़बड़ नहीं हुई तो उनकी बात का विश्वास क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर हम लोग कितना नीचे गिरेंगे? कब तक हम लोगों की समझ में यह नहीं आएगा कि चुनाव आयोग के आयुक्त ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है और उनके कथन पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। राहुल गांधी कहते हैं कि महाराष्ट्र में जितनी जनसंख्या है, माने कुल जनसंख्या जो है, उससे ज्यादा लोगों ने वोट डाल दिया। साफ कहीं तो राहुल का मानना है कि महाराष्ट्र की कुल वयस्क आबादी 9 करोड़ 54 लाख है, जबकि चुनाव आयोग के अनुसार वोटरों की कुल संख्या 9 करोड़ 70 लाख हो गई है। अब बताइए, हंसने लायक सवाल है क्या नहीं? अरे भाई राहुल, इस देश का चुनाव आयोग बहुत तेज है, भविष्य की सोचता है। आखिर कभी तो महाराष्ट्र की वयस्क आबादी को बढ़ना ही था, तो उन्होंने पहले ही इसे बढ़ा दिया है। इसमें शंका क्यों करनी है? इसे यूं मानिए कि भविष्य के जो वोटर होंगे उनके नाम भी वर्तमान की वोटर लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। यह हमारे प्रोएक्टिव चुनाव आयोग के तेज तर्रार काम की एक बानगी है। अब यह फालतू का सवाल है कि वोटरों की संख्या वयस्क जनसंख्या से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, राहुल गांधी का दूसरा सवाल तो और भी ज्यादा हंसाने वाला है। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में करीब 1 लाख बूथ है, लेकिन नए मतदाता सिर्फ 12,000 बूथों पर ही जोड़े गए। ये बूथ उन विधानसभाओं में थे जिनमें भाजपा की हार संभव थी और इन बूथों में शाम 5 बजे के बाद औसतन 600 लोगों ने वोट डाला।
राहुल कहते हैं कि अगर एक वोटर को वोट डालने में 1 मिनट का भी समय लगे तो भी मतदान प्रक्रिया 5 बजे के बाद 10 घंटे और चली होगी। इसका मतलब दूसरे दिन सुबह 3 बजे तक मतदान चला होगा। अब यह सुनने में आपको भी अजीब लगेगा, लेकिन इसे आपको समझना होगा। हमारी ईवीएम यानी वो मशीन जिस पर वोट डाला जाता है वो अत्याधुनिक है, जिसकी वजह से यह संभव हो सकता है। राहुल गांधी कहते हैं उन्हें वो वीडियो फुटेज दी जाए जिसमें 5 बजे के बाद लोगों के वोट डालने की वीडियो हो, ताकि यह साबित हो सके कि ऐसा वास्तव में हुआ था। शिव 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 शिव। देखा आपने, ये राहुल गांधी चुनाव आयोग पर कैसी तोहमत लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भाजपा के सारे मंत्री और प्रवक्ताओं को, मीडिया चैनलों के एंकरों को चुनाव आयोग के बचाव में उतरना पड़ा। मुझे भी, यहां तक कि सरकार को वो कानून ही बदल देना पड़ा जिसमें ऐसे दस्तावेजों और वीडियो को सार्वजनिक किया जा सकता है या जाना जरूरी था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि चुनाव आयोग की सैंक्टिटी को बरकरार रखा जा सके। क्या किसी ईश्वरीय इच्छा को सार्वजनिक किया जा सकता है? चुनाव आयोग ने चुनाव ईश्वर की इच्छा से करवाया था, परिणाम ईश्वर की इच्छा से आया था। अब आप ईश्वर की इच्छा के खिलाफ शंका जाहिर करना चाहते हैं। इस देश में जज ईश्वर को मुकदमे में पार्टी बना देते हैं। एक चीफ जस्टिस ने तो ईश्वर की इच्छा से मुकदमे का फैसला ही सुना दिया था। जब इस देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब कुछ ईश्वर की इच्छा से चल रही है, तो क्या चुनाव के परिणाम ईश्वर की इच्छा से नहीं आ सकते? अब ईश्वर की इच्छा से आए इन चुनाव परिणामों पर शंका जाहिर करना घोर पाप है, घोर पाप। एक तरफ तो सरकार यह कोशिश कर रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू किया जा सके, ताकि इस गरीब देश को लोकतंत्र के चलते होने वाले तमाम चुनावों के भारी खर्च से निजात दिलाई जा सके। और दूसरी तरफ ये वामपंथी, प्रगतिशील, अर्बन नक्सल ये चाहते हैं कि चुनाव आयुक्त अपनी सफाई देने के लिए मजबूर हों। इसमें मुझे यह कहना है कि यह किसी जमाने में होता था कि चुनाव निष्पक्ष हो, यह दिखाई भी देना चाहिए था, या यह दिखाई देना जरूरी था। साल 2014 में जब इस दुनिया में एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ, तब से चीजें बदलने लगी हैं। अब एक महान राजा भारत की राजगद्दी पर बैठा है और उसके नेतृत्व में चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त काम कर रहे हैं, और आप हैं कि इस महान राजा के नीचे काम करने वाले चुनाव आयुक्त से और उनके द्वारा संचालित चुनाव आयोग से सवाल पूछने का पाप कर रहे हैं। मेरा यकीन कीजिए, महामानव मोदी और उनके सदैव साथी अमित शाह की इच्छा से बने चुनाव आयुक्त के दौर में कतई जरूरी नहीं है कि चुनाव निष्पक्ष होता दिखाई दे। अरे नराधमों, चुनाव हो रहा है, यही क्या कम है? तुमसे इतना ना हुआ कि मोदी जी के मैदान में उतरते ही तुम हाथ जोड़कर मैदान छोड़ दो। इसलिए चुनाव आयोग को चुनाव करवाना पड़ता है, वरना तो चुनाव आयोग को यह करना चाहिए था कि मोदी जी और अमित शाह के साथ बैठकर एक दिन नियत किया जाता, निश्चित किया जाता, और वो एक बैठक कर लेते, और दूसरे दिन चुनाव आयोग घोषणा कर देता। निर्मल हृदय से, निष्पक्ष होकर चुनाव आयोग ये बता देता कि भाई फला चुनाव में जीत मोदी जी की हुई है, हो जाता हिसाब बराबर। मेरे पिछले वीडियो जिसमें मैंने राहुल गांधी से कुछ मुश्किल सवाल पूछे थे, हालांकि उन्होंने जवाब नहीं दिया है, उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, जिनमें एक साथी कुशल तिवारी ने जो कमेंट किया वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। दिलचस्प इसलिए कि वो बिल्कुल मेरे मन की बात कह रहे थे। अब आप यूं मानिए कि मन की बात सिर्फ महामानव ही नहीं करते, कभी कभी दो फुकरे भी एक ही तरह की मन की बात सोच सकते हैं, मन की बात कर सकते हैं। इसलिए आज अपने इस वीडियो को मैं कुशल तिवारी जी के इस कमेंट के साथ खत्म करूंगा, जो उन्होंने मेरे पिछले वीडियो पर परोसा था। कमेंट यूं है कि सबके चहेते, हृदय सम्राट, हर दिल अजीज, परम प्रतापी, महान चक्रवर्ती, उदार हृदय, महारथी, शक्तिशाली, बलशाली, प्रभावशाली, धैर्यशाली, सुंदर, सुशील, सहनशील, क्षमाशील, रूपवान, बलवान, ईमानदार, विद्वान, बुद्धिमान, गुणवान, महान, ऐश्वर्यवान, विचारवान, पराक्रमी, तेजस्वी, ओजस्वी, मनस्वी, महावीर, शूरवीर, धर्मवीर, कर्मवीर,
अलौकिक, दिव्यलौकिक, त्रिलौकिक, सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, सर्वेश्वर, सर्वाधार, सर्वोत्तम, सर्वज्ञ, कल्याणकारी, न्यायकारी, हितकारी, सदाचारी, मधुरभाषी, दयालु, अनादि, अनंत, अनुपम, आदर्श, अजर, अमर, अविनाशी, शुद्ध, पवित्र, शांत, दयासागर, सुखदाता, 56 इंची वाले संयमी, हिंदुस्तान की आन बान और शान, इस पृथ्वी ग्रह के अलावा हमारे सौर मंडल, हमारी मिल्की वे आकाश गंगा व अभी तक ज्ञात अज्ञात ग्रहों, तारामंडलों, आकाश गंगाओं, निहारिकाओं, समस्त चराचर ब्रह्मांडों के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत देश के एकमात्र गौरव, सबके मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, यशस्वी, प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय, विश्व के एकमात्र युद्ध निरोधक, महाशांति दूत, भ्रष्टाचारियों के भक्षक, मित्रों के रक्षक, अवतारी पुरुष, सर्वकालिक महामानव, महामहिम, विश्व के प्रथम मास्टर ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक मैन, प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय, दिव्य महामानव के रूप में स्वयं भगवान रूपेण अवतारी पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी, मानव इतिहास के अभी तक के सर्वकालिक महानतम लोकप्रिय नेता, जननायक व संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र महागुरु हैं। संपूर्ण धरती, हमारे सौरमंडल, हमारे मिल्की वे, आकाशगंगा व सभी ज्ञात अज्ञात ब्रह्मांड में उनकी बराबरी का कोई भी नेता न हुआ है, न ही वर्तमान में है और न ही भविष्य में कभी हो सकता है। मोदी जी के महानतम कार्यों को देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों को बीजेपी का सक्रिय सदस्य बनना अनिवार्य किया जाना चाहिए, ताकि उनको अनिवार्यतः व सुनिश्चित रूपेण धर्म ज्ञान प्राप्त हो सके। पिछले 3 चुनावों में 65 वर्षों से काबिज पूर्व सत्ताधारी पार्टी के गुलाम चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों द्वारा ईवीएम हैकिंग करके चुनाव परिणामों को प्रभावित किया गया था। उसके बाद भी अवतारी पुरुष माननीय मोदी जी की लोकप्रियता के कारण बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था। वास्तव में ईमानदारी से चुनाव हो तो 2029 के चुनावों में बीजेपी 535 से 540 तक सीटें 100% जीतेगी। बीजेपी जानबूझकर 5-10 सीटों पर अति कमजोर उम्मीदवार खड़े करेगी व चुनाव हारेगी, ताकि विपक्ष को संपूर्ण सफाई से बचाते हुए लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। वास्तव में मोदी जी व बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने, बात करने, सोचने व कमल निशान में वोट नहीं देने वाले ही असली अपराधी हैं, अर्बन नक्सल हैं। अब समय है कि विपक्ष की सबसे ईमानदार व विश्वसनीय जांच एजेंसी ईडी व सीबीआई से गहन जांच करके ऐसे लोगों को सनातन धर्म द्रोही व देशद्रोही घोषित कर तुरंत भारत से बाहर कर पाकिस्तान, सीरिया व बांग्लादेश भेजा जाना चाहिए। भविष्य में धन के अपव्यय को रोकने के लिए तुरंत चुनाव करवाने की जगह हर 5 सालों में प्रमुख राष्ट्रवादी चैनल द्वारा पेश किए गए सर्वे को ही सर्वमान्य करते हुए वर्तमान सरकार को ही सन 2029 तक कायम रखा जाना चाहिए तथा उसके बाद वन नेशन नो इलेक्शन ओनली मीडिया सर्वे सिलेक्शन, वन नेशन वन रिलीजन, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन बिजनेसमैन जैसी नीतियों का भारतीय संविधान में स्थायी रूप से शामिल किया जाना चाहिए। भारत को महाविकसित ब्रह्मांड गुरु देश बनाने के लिए यह सब करना अनिवार्य है। साथ ही पूरे देश में चुनाव न होने से बचे हुए धन को अवतारी पुरुष मोदी जी की मूर्तियां व मंदिर बनाकर धर्म रक्षा हेतु खर्च किया जाना चाहिए, ताकि विश्व के संपूर्ण हिंदुओं को स्थायी मोक्ष व सभी मलेच्छ जाति को स्थायी नरक प्राप्त हो जाए। और आखिर में रवायत के अनुसार चचा गालिब का वो शेर जो उन्होंने इस मौजू पर लिखा था, बहुत सोच के लिखा था कि चुनाव करने की पुरानी रस्म है गालिब, चुनाव करने की पुरानी रस्म है गालिब, उन्हीं को चुनने दो जिन्हें सुपरमैन कहते हैं। इस शेर में गालिब ने सुपरमैन की जगह कोई फारसी का मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल किया था, जिसे हमने आपके लिए बदल दिया है। धन्यवाद, नमस्कार।